अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ जी डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू वेरी मच। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आरजू जी। सर आपके चैनल को भी लोग बहुत देखा करते हैं और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तानी दोनों जो है वो ये समझना चाहेंगे आज आपसे कि आखिर जिन्ना और मिस्टर जिन्ना या नेहरू साहब ने जो है, नेहरू जी ने आखिर पाकिस्तान क्रिएट क्यों किया? क्या सोचा उन्होंने? क्या ख्याल आया उन दोनों को आपके ख्याल से जो इस तरफ गए? देखें, ये सवाल को ज़रा मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। सही तरीका तो ये होगा कि जिन्ना साहब पाकिस्तान क्रिएट करना चाहते थे, नेहरू जी उसके बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन आखिर में जिन्ना साहब कामयाब हो गए और नेहरू फेल्ड। लेकिन सर एक मुझे तो हमेशा के दोनों बड़े साथ-साथ दिखाई दिए, तो मुझे तो लगा दोनों ने मिलकर ही क्रिएट किया होगा। वो ज़रा आप बताएं ना, व्हाट इज़ योर कि रीज़न फॉर दैट? वो सर जो दोस्ती नज़र आती है, जो पिक्चर्स हम देखते हैं पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट यकीनन जो आपने भी देखी होंगी, उससे लगता है कि दोनों में बहुत दोस्ती थी, दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे, साथ हँसना, बोलना सब और उनका साथ ही दिया होगा एक तरह से जिन्ना जिन्ना साहब का नेहरू जी ने। नहीं, 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 बिल्कुल ऐसे नहीं है, कोई ऐसी हुँ। तो दोस्ती भी कोई नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू के फादर जो हैं मोतीलाल नेहरू, वो और जिन्ना एक ज़माने में बैठ के शराब और कबाब इकट्ठे खाया पिया करते थे, बट नॉट जवाहरलाल। जवाहरलाल वाज़ अ रेडिकल सोशलिस्ट किस्म का, हुँ। और जिन्ना साहब तो प्रॉपर्टी के बहुत बड़े, वो क्या कहते हैं, एडवोकेट रहे सारी उम्र। उन्होंने ये जो है राजा महाराजाओं के जो प्रीवी पर्सेस होते हैं, उनके केसेस लड़े, और गरीब आदमी का कभी उन्होंने कोई केस नहीं लड़ा, और कोई केस उन्होंने बगैर फीस के नहीं। तो ही मेड दिस मनी, टन्स ऑफ मनी, बाय स्पेकुलेटिंग इन हुँ। बिजनेस, प्रॉपर्टी खरीदना, स्टॉक्स खरीदना, सारा कुछ। इसके बरक्स मोती अपना जवाहरलाल नेहरू की तो कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है। हाँ, उनके फादर ने ऑलरेडी खासी प्रॉपर्टी एज ए लॉयर एक्वायर कर ली हुई थी, लेकिन नेहरू तो सोशलिस्ट ओरिएंटेड लोग, सो इनका कोई दोस्ती दोस्ती नहीं थी। लेकिन उस हुँ। जमाने का जो कल्चर था अंग्रेजों का, इन सबको ट्रेन किया हुआ कि भाई, जिस तरह पार्लियामेंट में ऑपोजिशन पार्टियां एक दूसरे के गले पड़ती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता। आप अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखें और उसके बाद एक सिविलाइज तरीके से आर्गुमेंट खत्म हो जाती है। तो वो पिक्चर्स में हंसना, बात करना जो है, हुँ। वो उस जमाने का सिविलियन सिविक कल्चर है। मगर उनके दोनों जी। के पॉइंट ऑफ व्यू हुँ। आइडियोलॉजिकली बिल्कुल क्लैश करते थे, और जिन्ना साहब के बगैर शायद पाकिस्तान का केस ना लड़ा जा सकता। नेहरू और कांग्रेस के लोगों ने उसको आखिर तक अपोज किया। आई विल गिव यू वन एग्जांपल, क्योंकि इसमें कई पहलू हैं। नवाबजादा लियाकत अली खान जो फाइनेंस मिनिस्टर थे इंटरिम गवर्नमेंट के, उन्होंने एक बजट तैयार किया इंटरिम गवर्नमेंट का, जो फरवरी के एंड मार्च के शुरू में प्रेजेंट भी हुआ। उस बजट के अंदर उन्होंने 20-25% वो टैक्सेस लगा दिए ऑन बिजनेस, इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन, ठीक है। ठीक। और लैंड रिफॉर्म, यानी जो एक बहुत बड़ा नेहरू का 1936 में एज प्रेसिडेंट उन्होंने कहा था कि हम जिम्मेदारी सिस्टम खत्म कर देंगे, उसमें कोई जिक्र नहीं था। ओके, जब ये हुआ तो तब भी आई हैव पुट इट ऑन रिकॉर्ड, मेरे ख्याल आपने अभी तक जिन्ना की किताब मेरी नहीं पढ़ी, कि जब ये बजट भी आया तो नेहरू और जो एक दो और उसके साथ करीबी मिनिस्टर थे उसके अंदर, इंटरिम गवर्नमेंट के, जो उसके नेहरू के दोस्त थे, समझ लें आपके, लेफ्टिस्ट थे, हुँ। उन्होंने कहा कि मान लो ये कैबिनेट, ये जो है ना बजट जो भी है मान लें, ताकि ये एक यूनाइटेड पाक इंडिया रह सके। ये तो सरदार पटेल हैं जो बाद में होम मिनिस्टर बने इंडिया के, उन्होंने कहा कि नो मोर, क्योंकि ये हुँ। सारा जो बजट है ये तो
हमारे जो सपोर्टर्स हैं, बिरला, टाटाज और जो हमें फाइनेंस करते हैं, उनके खिलाफ है। और मुस्लिम लीग की जो सपोर्ट है लैंडलॉर्ड्स की, उस पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सो हम मिल के नहीं एक हिंदुस्तान चला सकते। और सरदार पटेल का बयान है कि कौन कहता है कि मैं पार्टीशन के खिलाफ था, मैं पार्टीशन के हक में था। और वो हक में 8 मार्च 1947 को फिर कांग्रेस के हाई कमांड ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि जो सिख कह रहे हैं ना कि पंजाब को डिवाइड करो, पार्टीशन करो, हम उसके हक में हैं। तो एट दैट टाइम इट इज थ्रू सरदार पटेल दैट द कांग्रेस पार्टी एग्रीज टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। लेकिन ना सरदार पटेल, ना गांधी जी, ना नेहरू को आप पाकिस्तान बनाने के हक में समझ सकते। वो तो है कि अब अंग्रेजों ने ये प्री कंडीशन, फैसला तो अंग्रेजों ने करना था, और उन्होंने फैसला ये किया कि हम नेहरू को और इन लोगों को ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये एंटी इंपीरियलिस्ट हैं, प्रो सोवियत हो सकते हैं। ये सारा मैंने वो जो डिस्कशंस हुई हैं ना अंग्रेजों के दौरान के वाई पाकिस्तान इज अ बेटर बेट देन इंडिया, तो अंग्रेजों ने जिन्ना साहब के फिर उस डिमांड को कंसीड किया। लेकिन जैसे जिन्ना साहब चाहते थे वैसे नहीं, वो चाहते थे इंडिया तो पार्टीशन हो जाए ताकि पाकिस्तान बने, लेकिन बंगाल और पंजाब जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं वो सारे पाकिस्तान को मिले। इसको फिर कांग्रेस ने और सिखों ने और हिंदू महासभा ने अपोज किया। उन्होंने कहा अगर इंडिया की पार्टीशन होती है मजहब की बुनियाद पे, तो पंजाब में और बंगाल में जहां मुस्लिम नॉन मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है, उनको हक है कि वो ये फैसला कर सकें कि वो इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं या पाकिस्तान का। तो पंजाब असेंबली ने और बंगाल असेंबली ने पार्टीशन ऑफ पंजाब के हक में वोट दिया। वो किस तरह कि पंजाब के जो 29 डिस्ट्रिक्ट थे उनको 2 ब्लॉक्स में बना दिया गया, 17 मुस्लिम मेजॉरिटी एंड 12 हिंदू सिख मेजॉरिटी। और यही था बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल के जो हिंदू मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट को अलग करके 2 ब्लॉक बना दिए। अगर एक भी ब्लॉक पार्टीशन के हक में दे वोट, तो फिर ये प्रोविंस पार्टीशन हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन्ना wanted and got the partition of India but did not get Punjab and Bengal as he wanted. The Congress, Nehru, Gandhi, Sardar Patel and the rest, Abul Kalam Azad, wanted a united India, but they had to agree to the partition of India to create Pakistan. But in doing so, मगर सर इसको रोका क्यों नहीं जा सका, इस पार्टीशन को? ऐसी क्या कमजोरी आ गई थी उस वक्त के लीडर्स में जो हिंदुस्तान में थे कि वो अपनी कंट्री को टूटने से नहीं बचा सके? कैसे बचा सकते? अगर अंग्रेज ये फैसला करते हैं कि पार्टीशन होगी, तो वो क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर ऑफ पावर तो अंग्रेजों ने करनी है ना। लोग भूल जाते हैं कि दिस इज नॉट अ डिस्कशन बिटवीन टू पार्टीज, इट इज अ ट्रायंगुलर डिस्कशन। ये दोनों कंटेस्ट कर रहे हैं और ऊपर जो अंग्रेज बैठा है वो फैसला कर रहा है। तो उसका फैसला जो है, मैंने अपनी जो किताब है द ब्रिटिश, उसके अंदर एक चैप्टर है, आई थिंक चैप्टर 13th या 11th, द ब्रिटिश डिसीजन टू पार्टीशन इंडिया, उसमें सारी डिटेल्स दी हैं कि अंग्रेजों ने क्यों पार्टीशन की। पार्टीशन की डिमांड तो जिन्ना साहब की है ना, और मुस्लिम लीग की है। ये तो एक नॉनसेंस है अगर कोई कहे, और स्वाय आयशा जलाल के किसी ने ये बेहूदगी नहीं की। सारे पाकिस्तानी स्कॉलर्स जो हैं, प्रोफेसर फारूक अहमद डार हैं फॉर एग्जांपल हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, उन्होंने आर्ग्यू किया है कि कई कोशिशें हुई कांग्रेस के लीडर्स की तरफ से कि जिन्ना साहब मान जाएं पार्टीशन ना हो, लेकिन उन्होंने हर एक को ठुकराया। तो एंड दिस इज द एक्चुअल पाकिस्तानी पोजीशन। अब होता ये है कि आप जब आप ब्लेम करने में आते हैं तो थोड़ी सी आप ब्लेम चाहते हैं कि शेयर हो जाए, बट यू कांट शेयर द ब्लेम व्हेन द डिमांड फॉर पार्टीशन इज दैट ऑफ द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस अपोजेस बट द ब्रिटिश ग्रांट पाकिस्तान टू जिन्ना। ये है बैकग्राउंड।
बिल्कुल सही, लेकिन सर इनको हासिल क्या हुआ ये पार्टीशन करके या पाकिस्तान को क्रिएट करके? आपको लगता हाँ, है कि ये वही पाकिस्तान बना पाए जो बनाना चाहिए, जिसकी सोच थी एक उस वक्त 1947 में? अब इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बहस है, ये भी मैंने अपनी किताब में बहुत डिटेल में की है। देखें, जिन्ना साहब ने क्या 3 पार्टीज़ के साथ उनका मुकाबला था। एक तो कांग्रेस हो गई, दूसरा अंग्रेज़ जिन्होंने फैसला करना था, तीसरे थे वो मुसलमान जो इस पार्टीशन के हक में नहीं थे। वो समझते थे कि पार्टीशन ऑफ इंडिया वुड बी द पार्टीशंस ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। हाँ जी, और इस्लाम जो है वो कमज़ोर होगा और मुसलमान कमज़ोर होंगे। पाकिस्तान एक छोटी-सी स्टेट बनेगी, मेजर जो स्टेट बनेगी वो तो इंडिया ही होगा, तो इसमें हम रहें, हम इसी धरती के रहने वाले हैं। मैंने वो 27 अप्रैल 1940 का जो तकरीर है ना, अल्लाह बख्श सुमरू जो सिंधी लीडर थे, वो मैंने पूरी डिटेल में दी है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमान इस पार्टीशन को रिजेक्ट करते हैं, आइडिया ऑफ पाकिस्तान को। हम इसी धरती के रहने वाले हैं और हम मिलजुल के अपनी आज़ादी के लिए काम करेंगे। लेकिन बात ये है इन लोगों के साथ अंग्रेज़ों की ना सिंपैथी थी, डिप्टी कमिश्नर्स लोकल जो हैं, वो सारे तो मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहे थे अगेंस्ट द कांग्रेस। और कांग्रेस की क्या बड़ी गलती थी अगर मैं कहना हो कि उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर में कहा कि हमने आपकी मदद नहीं करनी, पहले ट्रांसफ़र करो पावर, तब हम करेंगे अपना रोल पूरा। जिन्ना साहब ने कहा कि नो सर, वी सपोर्ट यू एंड वी विल रिक्रूट सोल्जर्स फॉर यू इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, बट एट द एंड ऑफ द वॉर हमें फिर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए। तो फिर ये अंग्रेज़ों ने, और ये सोच के कि जिन्ना साहब और मुस्लिम लीगर हैं ही कंजर्वेटिव, ये हमेशा वेस्ट का साथ देंगे, क्योंकि जो उस ज़माने में चैलेंजिंग पावर थी दुनिया की, वो तो सोवियत यूनियन थी और कम्युनिज़्म थी, उसको रोकना था। तो ये सारी बैकग्राउंड है। बिल्कुल, लेकिन सर उसके बाद एक चलिए क्रिएट तो कर ली, एक कंट्री बना ली, ले ली, जो भी करा, लेकिन जी, उसके बाद क्या ये चला पाए? हमने देखा कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को जिस तरह से फांसी लगाई गई, बाकी जिस तरह से गवर्नमेंट्स आती रही जाती रही और फौज का एक अमल दखल रहा, क्या यही कुछ करने के लिए बनाया गया था? फायदा क्या हुआ इन्हें? अब इसके ऊपर बहुत बहस हो सकती है कि जिन्ना साहब, मैंने तो कहा कि जिन्ना साहब ने सोचा ही नहीं था कि ये जब पाकिस्तान बनेगा, तो कैसा बनेगा। उन्होंने सारी अपनी जो, वो क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन, एफर्ट इस पे लगाई कि कौन सी आर्गुमेंट्स यूज़ की जाएँ कि अंग्रेज़ों को कन्विंस किया जाए कि पार्टीशन कर दो। अब हाँ, अच्छा एक तो ये हो गए, तो मुसलमानों को फिर उन्होंने अपने साथ लाने के लिए क्या-क्या वादे किए? मौलवियों को कहा, ये ख़ास तौर पे बरेलवी, जो पंजाब में और सिंध में हम्म। और फ्रंटियर में थोड़े से हैं, कि भई आप इसको, हम जो मर्ज़ी कहो लोगों को वोट लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये तो रियासत मदीना होगी, ये इमरान खान ने तो आइडिया बोरो किया, ये बेसिकली जिन्ना साहब का अप्रूव्ड प्रोग्राम है, उनके ज़ुबान से नहीं, लेकिन उनके इजाज़त से ये मौलवियों ने जो शोर मचाया है, वो पूरा मेरी पंजाब वाली किताब में पूरी पंजाब के गवर्नर सर ब्रैंटन ग्लेंसी की पूरी रिपोर्ट्स हर 14 दिन के बाद जो है सीक्रेट, वो उसके अंदर है, वो मैंने पूरी कोट की हैं कि ये इस्लामिक कार्ड प्ले कर रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म को उभार रहे हैं, तो इसके बाद बहुत यहाँ पे ब्लड शेड होने वाला है। हाँ जी, तो खैर पाकिस्तान मिल गया। अब होता क्या है कि जिन्ना साहब के पास तो कोई विजन ही नहीं थी कि ये पाकिस्तान कैसा हो। नोइंग जिन्ना एज अ वेस्टर्नाइज्ड मॉडर्नाइज्ड इंडिविजुअल, हम कह सकते हैं कि उनका ख्याल था कि ये एक होगी मुस्लिम डेमोक्रेसी जिसमें माइनॉरिटीज के साथ भी अच्छी ट्रीटमेंट होगी। आई थिंक दिस इज द मोस्ट सिंपथेटिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिना। लेकिन वो ये भूल गए कि उन्होंने जो वादे किए थे लोगों को, पीर साहब मानकी शरीफ और मौलवियों, और जिनके मस्जिदें और हम्म। ये क्या कहते हैं, सूफी सीट्स पे कंट्रोल है, जिनसे लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, वो तो सारे
इसे एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे, और वही हुआ। मैंने, हमारे हिस्टोरियन है डॉक्टर याकूब बंगश, उनको इंटरव्यू किया था अपनी जिनाली किताब में। उन्होंने कहा कि जब एक 6 महीने 8 महीने पाकिस्तान बनने के बाद ये किसने बताया उन्हें? साहबजादा याकूब अली खान, जो पाकिस्तान के बहुत लंबी देर तक फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। वो फैमिली ऑफ रामपुर के नवाब फैमिली से थे, बहुत पढ़े लिखे नफीस आदमी हैं थे। मुझे भी एक महफिल में उनसे मुलाकात करने का शर्फ हासिल हुआ। फाउंड हिम वेरी कल्चर्ड, वेरी सिविलाइज्ड। उन्होंने भी मेरे साथ कुछ इस किस्म की बात की थी, लेकिन याकूब बंगश को उन्होंने कहा कि लुक, आई यानी याकूब अली साहबजादा और सैयद एहसान, जो नेवल एड थे गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना के, साहबजादा साहब उस जमाने में मिलिट्री एड थे। कहते हम दोनों गए, हमने कहा सर 8:30 शाम के हो गए थे और जिन्ना साहब पजामा पहन लिया हुआ था, लेटने वाले थे। तो हमने कहा सर, इंडिया से तो रोज खबर आती है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन बस तैयार हो गई है, ये भी होगा उसमें, ये भी होगा, तो हमारे यहाँ तो कोई बात ही नहीं हुई। तो जिन्ना साहब ने कहा है, और मैंने कोट किया है, कि लुक बॉयज, आई हैव बीन मेकिंग different promises to different sets of Muslims. So this is bound to create a problem. It will take time before this is sorted out, and I leave it to the Pakistan Constituent Assembly to frame the constitution for Pakistan. उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो कर दी ना, कि भी मैंने पाकिस्तान बना के दे दिया, अब इसको तुम किस तरह चलाओगे, ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली का काम है। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने फिर जो किया, 7 मार्च 1949 का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी रिपोर्ट्स हैं 50, 52, 54 की, 56 का कॉन्स्टिट्यूशन, उस सब में इस्लामिक कैरेक्टर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जोर ही दिया गया। खैर 56 कॉन्स्टिट्यूशन वर्केबल थी मेरे ख्याल से, अगर उसको सिर्फ एक वो क्या कहते हैं ना, सिर्फ एक वर्डिंग के तौर पे रखते। इन्होंने उसको सब्सटेंटिवली ले लिया। सॉवरेंटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू ऑलमाइटी गॉड, which he has delegated to the elected representatives of the people of Pakistan. अब जो सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सॉवरेंटी डिवाइडेड इज सॉवरेंटी डिस्ट्रॉयड। सॉवरन एक ही बॉडी हो सकती है या एक ही पर्सन हो सकता है। तो अगर खुदा सॉवरन है और पाकिस्तान के जो असेंबली के मेंबर सॉवरन नहीं है, उनके पास डेलीगेटेड पावर है फ्रॉम गॉड, तो इसका क्या मतलब है कि दे आर बाउंड बाय द विल ऑफ अल्लाह। और विल ऑफ अल्लाह कहाँ से मुसलमानों को मिलती है? कुरान शरीफ से और सुन्ना से, यानी शरिया से। तो शरिया की अथॉरिटी जो है, वो लोगों की जो फ्रीडम है ना टू मेक लॉज फॉर सॉवरन पाकिस्तान, जीरो हो जाती है ना, या कम से कम सीरियसली वो लिमिट हो जाती है। और वही हुआ। उसके बाद वो भुट्टो साहब ने उसमें मजीद कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर भी मुसलमान होंगे, और फिर वो जो है अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया। उसके बाद जिया साहब आ गए, उनकी तो मौजें ही हो गई, ये सारा कुछ पहले से ही था। बिल्कुल। और उन्होंने अपना हदूद लॉज ले आए, और औरतों का कोर्ट के अंदर 2 औरतों का बयान एक औरत के मुताबिक हो, एक मर्द के। यार ये व्हाट इज दिस? तो बाद में उसको कहते हैं रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया टू ओनली फाइनेंशियल मैटर्स, मुझे नहीं पता। एनी हाउ ये भी लॉ आई थी। एंड देन ब्लास्फेमी लॉ, और ब्लास्फेमी लॉ ने क्या किया है? सर सिर्फ लोगों की जाने ली हैं, कुछ नहीं किया। जाने ली हैं। सारी दुनिया में पाकिस्तान को एक टेररिस्ट मुआशरा कहा गया है। एक तो स्टेट है ना कि ये सोसाइटी इतनी वो है ब्रूटल
कि ये जाके लोगों को लिंच कर देती है और बिल्कुल। उनको छुरियाँ मार के, आग में जला के, भट्टों में डाल के ये मार हुँ, देते हैं। तो ये पाकिस्तान में गवर्नर ऑफ पंजाब सलमान तासीर को कत्ल किया, हुँ, उसकी अपनी पार्टी के लोग उसके जनाजे में नहीं थे आ रहे, हुँ। मौलवी नहीं था मिल रहा जो उनका नमाज़ जनाजा पढ़ाए। इट्स ऑल टू वेल सर नोन। आसमा जहांगीर साहिबा के लिए भी नहीं मिल रहा था। उसके लिए भी मिल रहा था, तो हुँ, मौदूदी हुँ, साहब का एक बेटा हैदर जो है वो हुँ, ज़रा बागी किस्म का है, उसने पढ़ाया, मैंने वो सारा फ़ॉलो किया है। हुँ। बिल्कुल। बैठा मैं स्टॉकहोम में होता हूँ, लेकिन जो हो रहा होता है पाकिस्तान में, आई एम ऑलवेज़ इन टच। सर ऐसे-ऐसे पाकिस्तानी हैं जो मुझे लिखते हैं यूट्यूब पे कि तुम्हारा हाल आसमा जहांगीर वाला होगा कि मौलवी नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा देखा जाएगा जब। देखी जाएगी, कंसिडर दैट ए कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल, क्योंकि एग्ज़ैक्टली। बेहतर है 10 बंदे हों लेकिन 1000 मुनाफिक ना हो वहाँ पे। ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन 10 सर वही हों जो हुँ, जेन्युइनली आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और वो दे आर देयर टू ऑनर यू। एग्ज़ैक्टली वैसे आई बिल्कुल होप ऐसा यू ही है। लिव फॉर 1000 इयर्स, लेकिन थैंक यू। जब भी ये होगा तो वही आएँ जो आपकी एक्चुअली रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो दु होना चाहिए सर। दुनिया को दिखाने के लिए हज़ारों आ जाएँ, तो हाँ। वो तो ये तो दुनिया की वो रीत तो सर है। जिसने सलमान तासीर को मारा था उसके जनाज़े में इस कदर लोग आए थे, अब एग्ज़ैक्टली, देख यू हैव लीजिए। गिवन द आंसर। हाँ, कातिल को इन्होंने हाँ। वो हीरो बनाया हुआ आरती था। वो बना दिया, हाँ, और जो कत्ल हुआ उसके हाँ, जनाज़े में इन्होंने हिस्सा ना लिया, तो हाँ। मुनाफ़िक यहाँ पे कौन है? वो बिल्कुल ही है। ऐसे ही है। और हाँ, भरे पड़े हैं सर ऐसे मुनाफिक यहाँ पे। बहुत है, हुँ। उफ़! हाँ, बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज जॉइन किया। आई मेहरबानी, होप बहुत-बहुत जल्दी शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया ज़रूर, सर। टेक केयर, थैंक यू, थैंक यू। ऑल द बेस्ट।